या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में आए तो इसको छोटे मोटे लेवल पे नहीं समझना है, इसको ब्रॉडर वे में समझना है। यानी जितना वाइड आप सोच सकते हो उतना वाइड स्कोप में इसको सोचेंगे। तो क्योंकि एग्जीक्यूशन एक सिंपल वर्ड है, एग्जीक्यूशन पता नहीं कितने चीज़ों के लिए किया जा सकता है, किस किस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, यानी डिग्री होल्डर को मिलेगा, वो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे लिखा गया है वो तो जज साहब ही जानते हैं, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी सीपीसी, जो सीपीसी के प्रोविजंस के हिसाब से। फिलहाल हम लोग अभी बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री की, और ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब, बहुत अजीब सा लगेगा। देखिए, सेक्शन 38 के बाद 39 है जिसमें हम लोग बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री की, और इसको हम लोगों ने 38 के साथ मिला के ही पढ़ना है। क्योंकि इसमें हम लोग जब बात करते हैं 38 में, तो कल भी मैंने शायद शेयर किया हुआ है कि भाई डिग्री पहले पास होगी, फिर ट्रांसफ़र की बात होगी, फिर एग्जीक्यूशन की बात होगी। तो हमारे पास एक डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब ट्रांसफ़र होके चला जाएगा तो फिर वहाँ पर एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा। नाउ सी सेक्शन 39 ऑफ द सीपीसी ये क्या कहता है? सेक्शन 39 ऑफ द सीपीसी सिंपली सेज कि कब और कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हेन एंड हाउ द ट्रांसफर कैन हैपन। किस चीज का ट्रांसफर? डिग्री का ट्रांसफर कब और कैसे हो सकता है। और एक चीज हमें यहां पर समझनी है कि जब तक कोई वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा एज पर सेक्शन 39 ऑफ द सीपीसी, तो जो सेकेंड कोर्ट है यानी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है प्रॉपर तरीके से डिक्री को। ना ही कोई अटैचमेंट कर सकता है, ना कोई सेल कर सकता है, ना किसी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर सकता है। अगर ऐसा कुछ भी किया गया तो वो वाइड होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। तो अब बहुत क्लियर आप समझ सकते हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि सेक्शन 39 सीपीसी, सेक्शन 39 सीपीसी बहुत सिंपल कहता है, व्हेन एंड हाउ द ट्रांसफर कैन हैपन, कैसे और कब ट्रांसफर किया जा सकता है। और विदाउट वैलिड ट्रांसफर जो भी प्रोसेस अपनाया जाएगा वो का सारा वो वॉइस वाइड हो जाएगा। उसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं लीगल मैगजीम में, उसको कहते हैं फंक्शस, FUNCTUS, फंक्शस ऑफिसियो, OFFICIO। और इसकी वजह से कोई भी अगर अटैचमेंट हुआ या कोई सेल होता है या कोई अरेस्ट होता है, ये सब जो भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा वाइड हो जाएगा। नाउ अगर हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करें तो सबसे पहले ये डिस्कस करता है कि डिक्री को ट्रांसफर करने का आधार क्या है, डिक्री को ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों है। इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन वाई देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ डिक्री, डिक्री को क्यों ट्रांसफर करेंगे। सी द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री, द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे on the application of the decree holder send it for execution to another court of competent jurisdiction। यानी हर बात के लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। क्या लिखा है कि कोर्ट जो है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उस कोर्ट में हमें एप्लीकेशन मूव करनी। हम कौन है? वी आर डिक्री होल्डर्स। तो डिक्री होल्डर एक एप्लीकेशन मूव करेगा, जब एप्लीकेशन मूव कर देगा डिक्री होल्डर तो उसके एप्लीकेशन के आधार पर कोर्ट चाहे तो एग्जीक्यूशन करने के लिए डिक्री को दूसरे कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में है उसको ट्रांसफर कर सकती है। अब देखिए सबसे पहला पार्ट, ये जो भी आपको ABCD मिला हुआ है, यहाँ पर ABCD करके लिखा हुआ है, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्लॉज ABCD, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्लॉज A से लेकर के क्लॉज D तक। ये जितना यहाँ पर मिलता है ये सब क्या देता है? ग्राउंड्स। ग्राउंड्स भी नहीं कह के अगर हम इसको टेक्निकल वे में कहें, अपने लॉ की भाषा में कहें, जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए,
वो है स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, STATUTORY, स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स। तो ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स है जिसके आधार पर हम डिक्री का ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या होगा, इसके सिर्फ मैं आपको पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सिर्फ समझिएगा, मैं इसका शॉर्टकट भी दे दूंगा। सबसे पहला कहता है इफ द पर्सन अगेंस्ट whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such another court। तो देखिए सबसे पहला कारण कि हम डिक्री का ट्रांसफर करते हैं वो ये है कि जो हमारा जजमेंट डेटर है उसका रेसिडेंस रहना, उसका बिजनेस करना यानी जो बिजनेस करता है वो, या जो भी उसका पर्सनल वर्क है वो सब यानी किसका, जजमेंट डेटर का, वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होगा जो जिसने डिक्री पास नहीं की है। यानी जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ना तो जजमेंट डेटर रहता है, ना तो वो बिजनेस करता है, ना तो वो पर्सनल वर्क करता है। यही वो रीजंस हैं, यही वो कारण है कि जजमेंट डेटर जहां पर रेसिडेंस रखता है, जहां बिजनेस करता है, जहां पर्सनल वर्क करता है, उस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट को हम क्या करेंगे, डिक्री का ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द सिंपल रीजन, डिक्री का ट्रांसफर उसी जुरिस्डिक्शन में करेंगे। अब एक चीज और समझिए, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर जहां पर जजमेंट डेटर रहता है तो रहने का मतलब क्या समझना चाहिए, वेदर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनफ। मान लीजिए आप वकील हैं, आप एडवोकेसी करते हैं, और मानना कि आप लोग तो हैं, तो अगर आपके पास मैटर आता है, आपको क्या करना है, आपको एग्जीक्यूशन कराना है। तो एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो जजमेंट डेटर है उसका ओनरशिप होना जरूरी है या फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। इसमें आंसर मिलता है सिर्फ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इनफ बट फिजिकल प्रेजेंस इज ऑल्सो कंपलसरी। यानी जजमेंट डेटर जहां पर प्रॉपर्टी का कब्जा रखता है वो ठीक है, लेकिन उसका सचमुच में फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है। यानी जहां पर भी अब रेसिडेंस है, मान लीजिए कहीं दिल्ली में, बिजनेस करता हो मान लीजिए वो कानपुर में, पर्सनल वर्क करता हो कहीं और, तो वो फिजिकली जहां पर सचमुच में मिलेगा वहीं पर हमें लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी सिनारियो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन दी सिनारियो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ओनरशिप इज नॉट इनफ, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट इनफ, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, फिजिकल प्रेजेंस इज दी टेस्ट या नेसेसरी है, बस इतना समझ लीजिए। पहला कारण डिक्री के ट्रांसफर करने का। दूसरा कारण देखिए, इफ सच पर्सन हैज नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जहां पर मुकदमा किया गया, जहां पर कोर्ट ने डिक्री पास करी, वहां पर जजमेंट डेटर जो है उसका कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। मकान मालिक किराएदार के बीच में झगड़ा हो रहा है, या जो आदमी केस लड़ रहा है जिसके खिलाफ आपने मुकदमा फाइल किया है वो किराए से रह रहा है, तो फिर आप कैसे करेंगे आप पैसा वसूल। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ठीक है जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी से लेकर के जजमेंट डेटर से पैसा वसूलना है, लेकिन जजमेंट डेटर का तो दिल्ली में कुछ है नहीं, दिल्ली में मान लो रहता है, डिक्री होल्डर दिल्ली का रहने वाला है, डिक्री होल्डर दिल्ली में सब कुछ रखता है अपना, लेकिन जो जजमेंट डेटर है वो दिल्ली का नहीं रहने वाला है, वो बाहर का रहने वाला है। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी जजमेंट डेटर जहां पर रहता होगा, जहां पर उसकी रहता नहीं, जहां पर उसकी प्रॉपर्टी होगी वहां पर भेजना पड़ेगा। कारण समझ गए, इसलिए कोई सवाल ही नहीं आएगा, सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सवाल का जवाब दे रहा है धीरे धीरे। सो दूसरा रीजन क्या है यहां देखिए लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसका शॉर्टकट भी दे रहा हूं। इफ सच पर्सन हैज नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट which passed the decree sufficient to satisfy such decree।
मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो जजमेंट डेटर है वो जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है या जिस कोर्ट जो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगा उस जगह पर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिससे कि कंप्लीट हो जाए डिक्री होल्डर की बात पूरी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए डिक्री। तो इसीलिए ये दूसरा कारण बनता है जो कि डिक्री के ट्रांसफर करने का कारण है। द सेकेंड रीजन इज इनसफिशिएंट एसेट इन डिक्री, इनसफिशिएंट एसेट इन डिक्री डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस जिले में जिस डिस्ट्रिक्ट में डिक्री हुई है वहां पर इनसफिशिएंट एसेट है जजमेंट डेटर का। ये एक दूसरा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम डिक्री का ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो अगर हम यहां पर चाहेंगे करने के लिए किसके तरफ से, डिक्री होल्डर की तरफ से, तो जो डिक्री होल्डर होगा उसको उसकी प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल देना पड़ता है, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, पूरा पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, प्लस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लिखना पड़ता है ताकि प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल हो सके। किसका, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी का। तीसरी बात, तीसरा ग्राउंड जिसकी वजह से हम डिक्री का ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी है साहब। क्यों? द थर्ड रीजन, इफ द डिक्री डायरेक्ट्स द सेल, ना भी पढ़े तो भी समझ में आएगा। इफ द डिक्री डायरेक्ट्स द सेल मतलब डिक्री होल्डर के पास जो डिक्री कोर्ट ने दी है उस डिक्री में यह बात लिखी गई है जज साहब की तरफ से कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को सेल करना है, या उस डिक्री में यह लिखा गया है दैट इज डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, वो उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है या जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूशन करना है उससे बाहर की बात है। बेसिकली जिसने डिक्री पास किया उससे बाहर है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं। तो यही बात यहां पर कही गई है, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास्ड इट। सो थर्ड सिचुएशन सिंपली सेज immovable property outside डिक्री डिस्ट्रिक्ट, यानी जो अचल संपत्ति है वो डिक्री पास करने वाले कोर्ट से, डिक्री जारी करने वाले कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। दिस इज द थर्ड रीजन जिसकी वजह से हम डिक्री का ट्रांसफर करेंगे। आइए और अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, अगर डिक्री में ही लिखा हुआ है तब तो कुछ कोई रोक ही नहीं सकता। यह बात डिक्री में खुद जज साहब ने लिख दी, कोर्ट ने लिख दिया है, आपको लिखना है एज ए जज कि सेल होगा या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगी, जो भी है व्हाटएवर, वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। जो आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है तो बात ही खत्म हो गई, तो जाना ही पड़ेगा डिक्री को लेके। द फोर्थ वन, चौथा ग्राउंड जिसकी वजह से डिक्री का ट्रांसफर होगा, इफ द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री कंसीडर्स फॉर एनी अदर रीजन। अब कोई भी कारण ले लीजिए आप, कोई भी कारण, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी कारण, इन तीन कारण के अलावे, इन तीन रीजन्स के अलावे कोई भी चौथा कारण हो सकता है जिसकी वजह से डिक्री का ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसको कि कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा ही करेगा लिखित में, दैट द डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट। सच अदर कोर्ट का मतलब है जहां पर हमारा सो कॉल्ड जजमेंट डेटर रहता है, उस ज्यूरिसडिक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो फॉर एनी अदर रीजन, फॉर एनी अदर रीजन। सो फोर्थ एंड द लास्ट ग्राउंड जो है ट्रांसफर करने का डिक्री का, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, कुछ भी जो बचा कुचा है। सो आप यहां पर लिख सकते हैं एनी अदर रीजन। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर ऑल डिक्री का हम ट्रांसफर क्यों करेंगे भाई, जबरदस्ती है क्या? क्लियर? सो अब इसका मतलब सिंपल वे में अगर हम बात करें, ओरिजिनल कोर्ट कैन ट्रांसफर, ओरिजिनल कोर्ट कैन ट्रांसफर द डिक्री इवन इफ ए बी सी
इनमें से कोई भी ग्राउंड अगर अवेलेबल नहीं है तो भी डी ग्राउंड के आधार पर ओरिजिनल कोर्ट कैन ट्रांसफर द डिक्री, प्रोवाइडेड कि जो कोर्ट ट्रांसफर करेगी डिक्री को उसको उस कारण को, रीजन को लिखित में रिकॉर्ड करना होगा। दूसरी बात, जो भी रीजन होगा वो रीजन रैशनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि हवाबाजी होनी चाहिए, बनावटी होना चाहिए, नहीं। जो रीजन होना चाहिए डिक्री के ट्रांसफर का वो पार्टी के कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, बाकी चीजें भी उसके कंसीडर को देख करके होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि भाई अगर हम डिक्री का ट्रांसफर कर देंगे तो सो कॉल्ड जो जजमेंट डेटर है उसको, उसकी प्रॉपर्टी को हम बहुत जल्दी बेच सकते हैं, जल्दी नीलाम कर सकते हैं और उसके बाद हम उससे पैसा वसूल सकते हैं। फास्टर सेल, बहुत तेजी से सेल करने का पर्पस, बहुत तेजी से ऑक्शन करने के लिए हमने एक डी नंबर रीजन का इस्तेमाल कर लिया, वो नहीं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर ऑल सवाल पूछिएगा आपसे कि वो क्या ग्राउंड्स है, सवाल समझिए अब, वो कौन से ग्राउंड्स हैं, वो कौन से आधार हैं जिसकी वजह से डिक्री का ट्रांसफर किया जाता है। व्हाट आर दोज रीजंस बाय विच अ डिक्री कैन बी ट्रांसफर और डिक्री में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कोर्ट टू एनी अदर कोर्ट वेयर द जजमेंट डेटर रिसाइड्स, या बिजनेस करता हो या वर्क करता है, पर्सनल वर्क। ओके, तो ये था पहला सबसेक्शन जो कि यहां पर आपको क्लियर कर दिया। नाउ अब आइए इसका दूसरा सबसेक्शन देखिए, बड़ा क्लियर कहा है, द कोर्ट विच पास्ड ए डिक्री में ऑफ इट्स ओन मोशन। यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसेक्शन 1 में कहा कि एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा डिक्री होल्डर को, और सबसेक्शन 2 में कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट चाहे तो अपने ही मोशन पर सुओ मोटो सेंड कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन। कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन जो भी होगा उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसका जो जूनियर है, उसका जो सबऑर्डिनेट है, जो उसका अधीनस्थ कोर्ट है, उसको वो भेज सकता है एग्जीक्यूशन के पर्पस के लिए, डिक्री ट्रांसफर कर सकता है। It means even without an application, the decree court suo moto send the decree to any subordinate court of competent jurisdiction। एकदम सिंपल है और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए अब आइए इसके थर्ड पार्ट पर, यानी कि सबसेक्शन 3। देखिए क्या है सबसेक्शन 3। Subsection 3 simply says competent jurisdiction, यानी सबसेक्शन 3 कहता है competent jurisdiction का मतलब क्या होगा। सबसेक्शन 2 में आपसे कहा competent jurisdiction वाले कोर्ट को बोझना है, तो सबसेक्शन 3 एक्सप्लेन कर रहा है। सी, for the purposes of this section a court shall be deemed to be a court of competent jurisdiction if at the time of making the application for the transfer of decree to it, such court would have jurisdiction to try the suit in which such decree was passed। नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहला चीज पकड़ लेना है, हम लोग कौन सा डील कर रहे हैं, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। इसमें हमने क्या देखा, ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिक्री के ट्रांसफर करने का कारण क्या था। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 इसने कहा कि सुओ मोटो कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। सो यहां पर कोर्ट सुओ मोटो ट्रांसफर कर सकता है, सुओ मोटो ट्रांसफर द डिक्री। और सेक्शन 39 का 3 उल्टा पढ़ना है, आपको याद रखना है तो उल्टा पढ़िएगा, कोशिश करिए उल्टा याद। उल्टा मतलब पहले आप ये पॉइंट पकड़ लें, यानी याद रखना क्या है, डिक्री को ट्रांसफर करने का ग्राउंड कहां दिया गया है, सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में। सुओ मोटो कोर्ट खुद से ट्रांसफर कर सकता है डिक्री का, ये बात कहां लिखी गई है, कहां पर प्रोविजन है, सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 में। और कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है इसके बारे में कहां बताया गया है, तो यह बताया गया है सेक्शन 39 के सबसेक्शन 3 में। क्या होता है, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि एक
मनी डिक्री है, रिकवरी ऑफ मनी मैं अक्सर बताता रहता हूं, सो उसी को मैंने शॉर्ट में कहा मनी डिक्री। मतलब डिक्री मतलब फैसला हो गया है, मनी डिक्री का मतलब फैसला हो गया है। मान लीजिए 1 CR का मामला है, 1 CR का मामला पास किया है, इसको किसने? डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने। क्योंकि 1 करोड़ का मामला है तो भाई अपना सिविल जज जूनियर डिवीजन के बस की बात नहीं है, उनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, तो उनके औकात की बात नहीं, उनसे बस की बाहर की बात है, वो कर ही नहीं सकते। उनका 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख होगा, ये मामला है सीधे 1 करोड़ का। सो मनी डिक्री 1 करोड़ किसने डिसाइड किया? डिस्ट्रिक्ट जज। रैंडमली हम ले लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट जज से पुणे, ठीक। सो डिस्ट्रिक्ट जज पुणे, उन्होंने 1 करोड़ का मनी डिक्री डिसाइड कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या ये जो कोर्ट है सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज पुणे, वो डिक्री का ट्रांसफर सुओ मोटो कर सकता है अपने से जूनियर डिवीजन को? सिंपल क्वेश्चन है। वेदर द डिस्ट्रिक्ट जज पुणे कैन ट्रांसफर द डिक्री सुओ मोटो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, समझिए। नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसको समझना है। अगर मैं इसके लिए थोड़ा सा और इसी में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन और कर देता हूं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज पुणे ने ये डिक्री पास करी और इसका जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिक्री पास हुआ है, वो सपोज मान लीजिए नागपुर एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, तो नागपुर में जजमेंट डेटर रहता है और जिस जज के पास ये भेजने जा रहे हैं उस जज का जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ 1 करोड़ से नीचे का है, मान लीजिए 80 लाख का है, 80 लाख का है। या इसी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं और इजी कर दे रहा हूं आप लोग के लिए। इसको आप 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कर दीजिए, ठीक है। 2 करोड़ का मामला है और ये 1 करोड़ का मामला है। यानी जो हमारे नागपुर वाले जज साहब हैं, सिविल यहां पर जो जज साहब हैं, इनका जुरिस्डिक्शन कितने का है? 1 करोड़ का। और जो मनी डिक्री निकली वो कितने की थी? 2 करोड़ की। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज 2 करोड़ का मैटर लेकर के दे रहे हैं, वो सबऑर्डिनेट जज जिसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ 1 करोड़ रुपए का है, उसको नहीं दिया जा सकता है, डिक्री का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बराबर वाले कोर्ट में ही जाएगा, सबऑर्डिनेट को नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं हम लोग? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट? कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। क्या सर? प्रॉपर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उसके पास। प्रॉपर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब ये हो गया कि अगर पुणे की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था मान लीजिए 2 करोड़ का मैटर डील करने के लिए, और मेरा जो सूट वैल्यू था वो भी मान लीजिए 2 करोड़ का था, तो हमने यहां पर केस फाइल कर दिया। अब ये जो मामला है नागपुर में किसी जज साहब के पास हम नहीं भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए जिनके पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सिर्फ 1 करोड़ का है। क्यों? क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन से नीचे का मामला है। तो ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का सिंपल मतलब ये है कि यहां पर जो समझाने के लिए कहा गया है आपके यहां पर सब सेक्शन 3 के अंदर, उसका ये कहना है कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये समझिए कि अगर मुझे मुकदमा फाइल करना है, अगर मुझे सूट फाइल करने, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मेरे को 2 करोड़ का मामला है, या मान लीजिए 1.5 करोड़ का मेरा मामला है, जस्ट से मैं ए नाम का पर्सन हूं, मेरा 1.5 करोड़ रुपए का सूट वैल्यू का मामला है 1.5 CR का, और ये मुझे फाइल करना है। तो मैं कहां फाइल कर रहा हूं? पुणे की कोर्ट में। कहां फाइल करूंगा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है केस की सुनवाई करने का, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है केस को डिसाइड करने का, उसी कोर्ट को कहेंगे कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट। तो जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट है वही कोर्ट सिर्फ क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। जो कोर्ट एग्जीक्यूशन, जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है ही नहीं जिसका, वो एग्जीक्यूशन भी नहीं कर सकता है।
एंड द सर लास्ट पार्ट। ओवरऑल हाँ जी सर। ओवरऑल ये चीज कहा जा सकता है ना कि अगर वो जिस सूट में डिग्री आई है उस सूट को अगर वो ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन अगर रखता है तभी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा और तभी बिल्कुल कह उसमें जो है सकते वो हैं, एग्जीक्यूशन कर किया जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, नो डाउट कह सकते हैं। ओके, कह सकते हैं जब ट्रायल चला सकता है, केस सुन सकता है, तो उसका मतलब आगे बढ़ सकता है। नाउ अब आइए सब सेक्शन 4। अब इसमें क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से कहिए आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री क्या है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत समझ में आएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन 39 में कुछ भी हमने नहीं कहा। मतलब इतना बोल दिया, चिल्ला दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में कहते कहाँ कुछ कहे तुमको, मैंने तुमको कुछ कहा ही नहीं। बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of jurisdiction। बड़ा शानदार मामला है। क्या कहते हैं ये इसका कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, हम तुमको आउटर बाउंड्री बता रहे हैं, तेरे को मैं इधर आउटर बाउंड्री बताने को बैठा हूं। यानी जिस कोर्ट ने ट्रायल चलाया, जिस कोर्ट ने डिक्री दिया, वो ओरिजिनल कोर्ट है, और ओरिजिनल कोर्ट खुद से स्वयं से सुओ मोटो डिक्री का एग्जीक्यूशन जजमेंट डेटर के खिलाफ नहीं कर सकता है, जो जजमेंट डेटर उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी, जिस कोर्ट ने ट्रायल चला के डिक्री पास करी, उसका जजमेंट डेटर यदि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो वो खुद से बाय इटसेल्फ वो एग्जीक्यूशन नहीं करा सकता है। सो आप एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर, सेक्शन 39 सब सेक्शन 4 सीपीसी। क्या लिख सकते हैं एक लाइन में? द ओरिजिनल कोर्ट, द ओरिजिनल कोर्ट cannot itself execute the decree against person or property, against person or property laying outside its local limit, its local लिमिट्स। लोकल लिमिट से अगर बाहर है तो उस केस में जो कोर्ट है, जिसने ट्रायल चलाया है, जिसने डिक्री दिया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि खुद से वो आउटर लिमिट में रहने वाले जजमेंट डेटर के खिलाफ एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू कर दे। और मान लीजिए कर दिया तो क्या होगा? अगर कर दिया तो क्या होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी, बताइए। इफ इट वाइड हो डज, जाएगा सर, इफ इट डज देन तब वाइड क्या? हो जाएगा सर, हाँ वॉइड हो जाएगा। वॉइड क्या? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा सर। अब इन- वर्ड एब इनिशियो, वर्ड नहीं छोड़िए, वर्ड से 2 कदम आगे है वर्ड एब इनिशियो। और इसके लिए एक लीगल टर्म इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कोरम नॉन जूडिस। उल्टा बोल दिया मैंने, कोरम नॉन जूडिस। ये जिनको एग्जाम लिखना उनके लिए है, आप ड्राफ्टिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीज समझिए। कोरम नॉन जूडिस मतलब बिना पावर के, बिना जुरिस्डिक्शन के किसी चीज को एक्सरसाइज कर देना। ठीक है। सो अगर कोर्ट ने वैसे मामले में एग्जीक्यूशन कर दिया जिसमें जजमेंट डेटर उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो उस केस में वो कोरम नॉन जूडिस है और साथ के साथ वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल कहता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो इसमें अगर मैं अब आपको समरी देता हूं, चीजों को समझिएगा, आराम से समझना है, बहुत आराम से, क्योंकि ये है मामला एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन टफ क्यों है पता है? एग्जीक्यूशन को लोग भारी क्यों कहते हैं, इसका कारण बताता हूं। क्योंकि आप एग्जीक्यूशन में किसी आदमी की जिंदगी पूरी खराब कर देते हैं, उसकी जिंदगी भर की कमाई खराब कर देते हैं। जो आदमी 10 करोड़ 5 करोड़ का बंगला बनाया होगा, या मान लीजिए चलिए 50 लाख 60 लाख का फ्लैट खरीदा होगा, घर खरीदा होगा, वो सब आप उसका 10 सेकंड में तबाह कर सकते हैं। तो इसके इतने टेक्निकल पेंच होते हैं
कि जहां पर आप अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं, और अगर वो आप नहीं जानते हैं तो आपका क्लाइंट पक्का मरने वाला है। और इसका सवाल अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड, अगर मैं एडीजे के पर्पज से बोलूं, तो अगर सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे तो अपने आप में अलग ही लेवल का क्वेश्चन होता है, एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल। सो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस चीज़ों को बस स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपको 1 सप्ताह लगे, 2 दिन ज़्यादा लगे, 3 दिन ज़्यादा लगे, लेकिन समझ के जाइए, क्योंकि ये लास्ट है इसका, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से इसको बता रहा हूँ लास्ट में। नाउ समरी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अंडर सेक्शन किसमें, 39 में। हम सिर्फ 39 की समरी ले रहे हैं। तो 39 की समरी जब लेंगे तो इसमें क्या है, तो 4 सब सेक्शन है। पहले सब सेक्शन में क्या कहा गया कि डिक्री को ट्रांसफर करने का ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिक्री, ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिक्री का ट्रांसफर करने का आधार। दूसरे में क्या कहा गया कि कोर्ट जो है सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन ट्रांसफर कर सकता है, सुओ मोटो ट्रांसफर कर सकता है। तीसरे में क्या कहा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन किसे कहते हैं, या कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन क्या हो सकता है। और लास्ट चौथे में कहा आउटर लिमिट, भाई आपकी आउटर लिमिट क्या है। तो आउटर लिमिट ये है कि भाई कोर्ट अगर देखेगा कि मेरा जजमेंट डेटर बाहर है तो कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट बस देख सकता है, वहां लेके जाइए तभी काम बनेगा। अब देखिए एक मामला लेते हैं, आपको एक केस बताते हैं इसी साल का 2025 का। ये सब जजमेंट मैं दूंगा, टेंशन मत लेना। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, समझने के लिए बहुत आसान है, और ये 2025 का मामला है, 2025 का। इसमें 2 जगह का जिक्र है, एक है मुंबई जो कि अभी आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर नो डाउट, और दूसरा है औरंगाबाद। ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, एक औरंगाबाद बिहार में भी है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो औरंगजेब का किला वगैरह वहाँ है सब कुछ, औरंगाबाद, ठीक है। सो मुंबई और औरंगाबाद 2 अलग अलग जगह हैं। ओके, मुद्दा ये है कि जो मुंबई का कोर्ट है, यानी मुंबई की कोर्ट है, उसने एक डिक्री पास करी, ठीक। और जजमेंट डेटर, यहां लिख देता हूं, जजमेंट डेटर का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था वो था उसका सारा का सारा औरंगाबाद में। समझिए बात को, डिक्री कहां पास हुई, मुंबई की कोर्ट में। प्रॉपर्टी कहां है जजमेंट डेटर का, औरंगाबाद जी, वहां उसका वेयर हाउस था, एकदम क्रिस्टल क्लियर कहें तो वेयर हाउस था, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ट्रांसफर की एप्लीकेशन मूव हुई। तो जब ट्रांसफर की एप्लीकेशन मूव होती है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी। क्यों लगाएंगे बी, क्योंकि प्रॉपर्टी मुंबई के जुरिस्डिक्शन में नहीं थी। जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट में थी, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी थी, उस जगह पर प्रॉपर्टी नहीं थी। उसका प्रॉपर्टी कहाँ है, जजमेंट डेटर का, औरंगाबाद में, ठीक है। इसीलिए 39 का 1 का बी लगा। ओके, अब इसमें जो ट्रांसफर लगा इसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब क्या होता है, जो डिक्री होल्डर है, देखिए इसका मतलब अलाउ हो गया, मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं। औरंगाबाद में जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, औरंगाबाद में जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो सकता है, सेल भी हो सकता है। डिक्री किसने पास किया, मुंबई की कोर्ट ने। कहां जा रहा है डिक्री घूम के, 39 1B से औरंगाबाद। अब देखिए क्या मजेदार जबरदस्त टेक्निकल पेंच लगाया वकीलों ने, बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो जाएगा लिटरली। जैसे ही यह मामला आया, यहां पर जो डिक्री होल्डर साहब हैं, इन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, इनको देना पड़ता है सर्टिफिकेट, कि औरंगाबाद में जो इनका वेयर हाउस है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, वो है 4.5 करोड़, 4.3 CR, 4.3 4.3 CR। हमारा मामला उससे कम का है और हम यहां पर 4.3 करोड़ की बात कर रहे हैं। नाउ यानी मैं आपको शायद आप लोगों को बताया नहीं, प्रॉपर्टी का बताया होगा, इसका आधा था, इसका मतलब 2 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन था। यानी जो सूट वैल्यू था सिर्फ 2 करोड़ का, झगड़ा था 2 करोड़ का, अब जो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आई है वो 4 करोड़ समथिंग की, मतलब दुगने से ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। अब बताइए
कि जो ओरिजिनल कोर्ट है, ओरिजिनल कोर्ट मुंबई की कोर्ट, उसने जो ट्रांसफर के लिए जो ऑर्डर अप्लाई किया, मतलब ओके कर दिया, क्या ये ओरिजिनल कोर्ट का ऑर्डर सही है या ये ओरिजिनल कोर्ट का ऑर्डर गलत है? बस इतना बताना है। मैंने सारी चीजें बता दी, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। सूट वैल्यू है 2 करोड़, पास किया किसने? मुंबई की कोर्ट ने। जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी कहाँ है? औरंगाबाद में। ट्रांसफर की एप्लीकेशन कहाँ लग रही है? सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी। अब जो औरंगाबाद में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का डिटेल लिया गया और जो कलेक्टर होता है हर एक जिले का, उस कलेक्टर से सर्टिफिकेट लिया गया कि जो हमारा जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी का आज की तारीख में मार्केट वैल्यू कितना है साहब? तो औरंगाबाद के जो सब रजिस्ट्रार थे उन्होंने प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू बताया, वो बताया कितना? 4 करोड़ 30 लाख। और जो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आई वो डिक्री के अमाउंट, डिक्री तो था 2 करोड़ का, तो डिक्री के अमाउंट से दुगना था। सवाल ये उठता है कि क्या ओरिजिनल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था वो सही है या वो गलत है? आपको एक ही लाइन में जवाब देना है, यस और नो, बस इतना बताना है। एनीबडी डाउट है तो पूछ लो, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, तीसरी बार भी कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर ये जो वेयर हाउस है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी थी? जी बिल्कुल है, वेयर हाउस का मतलब ही है जैसे अमेजोन वगैरह का जो सामान उतरता है, फ्लिपकार्ट का जो सामान उतरता है, उसी को वेयर हाउस कहते हैं, गोदाम एक तरीके से कहिए। तो फिर सर ये तो पहले तो सी में ही आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था? सी में? सी सी में में क्यों आना चाहिए था? सर उसी में तो लिख रहा हुआ है डिलीवरी क्या? ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं, इनको 2 करोड़ का सूट वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मतलब 2 करोड़ का मतलब अमाउंट होगा, आई मीन टू से 2 ठीक करोड़ है का सर। अमाउंट। हाँ, अब क्लियर? जमीन नहीं लेना था, 2 करोड़ का इनका पैसा वसूलना है। अब बताइए, कहेंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा एक बार और, लेकिन सवाल समझ में आ गया तो अच्छी बात है। रिपीट करने सर का एक बार मतलब? रिपीट कर दीजिए। हाँ, मालूम था मतलब क्या? तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। देखिए, मैंने रिपीट तो कर दे रहा हूँ। देखिए, मैटर कहाँ का है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। ठीक, महाराष्ट्र के अंदर 2 अलग अलग जगह हैं, एक है मुंबई, एक है औरंगाबाद। औरंगाबाद बहुत फेमस जगह है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक हनुमान जी की शायद मूर्ति है, वो शायद सोती हुई मूर्ति है यानी लेटी हुई समथिंग, मैं गया नहीं हूँ बट लोग बताते हैं। ओके, औरंगजेब का किला वगैरह सब कुछ उधर है। नाउ मुंबई और औरंगाबाद, डिक्री किसने पास की? मुंबई की कोर्ट ने डिक्री पास करी। सूट वैल्यू कितना है? 2 करोड़। अब एग्जीक्यूशन की बारी आई, तो चूंकि जजमेंट डेटर का कोई भी प्रॉपर्टी मुंबई की कोर्ट के अंदर, मुंबई के जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, तो था ही नहीं तो डिक्री का क्या होगा? ट्रांसफर। ग्राउंड क्या निकल के आया? सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी। ट्रांसफर कर दिया कोर्ट ने, किसने? ओरिजिनल कोर्ट। ओरिजिनल कोर्ट कौन? बॉम्बे की कोर्ट, मुंबई की कोर्ट। ठीक, हो गया ट्रांसफर। जब चले आए यहां पर लेकर के डिक्री को और एग्जीक्यूशन फाइल किया, तो वहां पर जो सब रजिस्ट्रार बैठता है, जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है, वहां से एक सर्टिफिकेट लिया गया और पूछा गया कि जो जजमेंट डेटर है साहब, उसकी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू आज की तारीख में कितना है? पता चला कि उसकी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 4 करोड़ 30 लाख है, 4.3 CR, जो कि सूट वैल्यू का ठीक दुगना है। अब सवाल ये उठता है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मुद्दा यह है कि क्या ये जो कोर्ट था, ओरिजिनल डिक्री वाला कोर्ट, मुंबई का कोर्ट, क्या उसने जो ऑर्डर पास किया ट्रांसफर करने के लिए, ये सही ऑर्डर था या क्या ये ऑर्डर गलत था? ये सवाल क्यों आया, पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन ही क्यों आया? ये क्वेश्चन आया ही क्यों? ये क्वेश्चन इसीलिए आया, किसी लिए आया? सर वैसे तो सर ये कहा जाता है कि अगर मान लो मेरा 1 लाख का मैटर है और प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आप कहां लगा रहे हैं? एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन इस मैटर में कहां लगाई गई है? औरंगाबाद। कोर्ट कौन सा कर रहा है? औरंगाबाद की कोर्ट इसको क्या कर रही है? एग्जीक्यूट कर रही है। अब मैटर है 2 करोड़ का,
तो 2 करोड़ का मैटर और यहाँ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी का डील हो रहा है 4.3 CR। तो जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस किया, सर मुझे समझ आ गया, अब बताइए, तो बताइए, सर मुझे समझ आ गया। उस बताइए। कोर्ट के पास 4.3 करोड़ की प्रॉपर्टी को डीलिंग करने का अधिकार ही नहीं होगा। तो ये सही ऑर्डर है कि गलत ऑर्डर है? तो सही होगा सर, अगर मैं मेरे को ये बोला जा रहा है कि जो मेरी 4 करोड़ 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका डिसीजन एक ऐसी कोर्ट ले रही है जिसको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तक की डीलिंग करने का अधिकार है, तो वो तो सर कर ही नहीं सकती फिर। तो मतलब क्या ओरिजिनल कोर्ट जो मुंबई की कोर्ट है उसने सही आदेश किया या गलत किया? फिर सर तो गलत हो गया ना ये तो। फिर ये तो इंडायरेक्टली वे से, वैसे तो देखो कोर्ट ने तो अपनी तरफ से ये देखा था कि 2 करोड़ का मामला वो कोर्ट हैंडल कर सकती है, तो उसने हम्म। भेज दिया, लेकिन आगे जाके वो 4.5 करोड़ की निकल आई, तो हम्म। उस कोर्ट को तो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को डील करने का अधिकार नहीं है। सर हम्म। आई थिंक सर कि वॉइड नहीं होगा, क्योंकि हम्म। जो डिग्री जो एग्जीक्यूशन निकला होगा तो वो तो सर डिग्री के बेसिस पे निकला होगा ना। और बिल्कुल। जब ऑलरेडी वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही उसको ये किया है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ही हम्म। एग्जीक्यूशन के लिए भी आगे ट्रांसफर करा है। हम्म। तो सर ये कॉम्पिटेंट होगा, क्योंकि जो फाइलिंग टाइम जो सूट वैल्यू होता है हम्म। उसी को तो डिसाइड किया जाता है। मार्केट वैल्यू तो सर डेली बढ़ता रहता है। बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल सही है, इस पॉइंट पर इनका आंसर सही है और आंसर यही होगा। फाइलिंग के टाइम तो वही वैल्यू रहेगा सर, जो जो फाइलिंग दिया के गया समय पर वैल्यू है वही सूट वैल्यू है, और हम सूट वैल्यू सूट को वैल्यू। पकड़ते हैं। सर सर मार्केट वैल्यू 10 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जी सर। हमको तो दो हमको ये देखना है कि जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, अभी 2 करोड़ का मामला है, तो वो 1.5 करोड़ वाला कोर्ट ना हो, नीचे का कोर्ट ना हो, ऊपर चल जाए, नीचे नहीं जी होना जी चाहिए। सर। क्लियर है? कोई सर डाउट फिर में? ऐसी जी कोर्ट को अधिकार है ऐसे, मान लो 2 करोड़ का अधिकार, 2 करोड़ का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसके पास, और प्रॉपर्टी जिसको वो डिसाइड कर रहा है, जिसका वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, हम्म। वो 4.5 करोड़ की है, तो क्या वो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिल्कुल में से सही। 2 करोड़ बेच के उसको देंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, भले प्रॉपर्टी 4 नहीं 5 करोड़ की हो, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। सर तो एग्जीक्यूशन ये इस कितने हाँ, इसमें बताइए, इसमें बताइए। भी तो सर दो टर्म यूज होते हैं ना, एक जो गवर्नमेंट रेट होती है वो, और एक मार्केट वैल्यू होती है वो। तो हम्म। कभी भी सर गवर्नमेंट वैल्यू के से हिसाब से ना वहाँ दिया जाता है। हम्म। इस पॉइंट जो से भी भी हम आंसर लोग सही है। वहाँ तो हम लोग गवर्नमेंट के ही जो रेट है जो कि वो एक्वायर करती है उसी हिसाब से हम लोग देते हैं, जिस पे हम लोग उसको रेवेन्यू देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब बताइए, इसलिए मैंने बड़े आराम से सवाल बताया है। पर सर एवेल्युएशन तो उसने उन्होंने करवाई है ना, तो तभी तो पता लगा कि 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, वो 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो रजिस्ट्री से, रजिस्ट्रार के ऑफिस से उसने सर्टिफिकेट निकाल के दिया। हम्म। अब सवाल ये है कि मैम क्या यहाँ यहाँ एक चीज ये होता है ना कि जैसे अगर रियल एस्टेट में आते हैं तो हर एक मौजे का जो मतलब जमीन होता है उसका एक गवर्नमेंट वैल्यू होती है, और मार्केट वैल्यू पर्सन टू पर्सन भी वो वैरी कर सकता है। अगर सब रजिस्ट्रार वो 4 करोड़ बतला रहा है तो जरूरी नहीं है वो 4 करोड़ ही जाएगा, वो 8-10 करोड़, अगर पार्टी अगर आ जा रही है तो वो 10 करोड़ भी जा सकती है। तो वो एक स्टेबल नहीं होता है, तो जो गवर्नमेंट वैल्यू होती है जनरली उसी को लेकर के किया उस जाता है। सर्कल रेट बोलते हैं? यस सर, जो सीओ के पास होता है। हाँ, उसको सर्कल रेट बोलते हैं, और उसी को जो डिसाइड करता है वो सर्किल ऑफिसर डिसाइड करता है। तो जो सर्कल रेट होता है वो सरकार हर साल फिक्स करती है। और मार्केट वैल्यू का कुछ नहीं, मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जिसका सर्किल वैल्यू 1 लाख रुपया है उसको लोग 1 करोड़ मांगते हैं। इस बात को समझिए, जिसका 1 लाख रुपया सरकारी कीमत है उसका 1 करोड़ मांगते हैं। और ऐसे ही करके जो रियल एस्टेट एजेंट या जिसको कहते हैं ना जमीन के दलाल, ब्रोकर, ये लोग रेट बढ़ाते हैं जमीन का। जिसका जमीन का, अगर आप उस जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे तो रजिस्ट्री में आपको 1 लाख रुपया देना है, लेकिन आप उसके लिए पे कितना कर रहे हैं? 1 करोड़। यानी जो पार्टी बेच रहा है वो आपसे ब्लैक में पैसा ले रहा है। यही तो ब्लैक एंड वाइट का चक्कर है। अगर 1 लाख लेके 1 लाख देगा तब तो भाई सरकारी जितना है उतना ही ले रहे हैं, तब तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम 1 लाख रजिस्ट्री में देंगे, सरकार को देंगे 1 ही लाख रुपया, और पार्टी कितना लेगा? 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट अब नहीं किसी को होना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नो इशू। ये केस है SBI वर्सेस श्री सालासर, SALA, सालासर। इसके बड़े ब्रांचेज हैं, पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेज हैं सालासर के। स्टील, बॉम्बे, और ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ही डिसाइडेड था। ठीक है,
चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, नो इश्यू। एक और मामला लेते हैं, ये आते हैं दिल्ली का मामला है, नहीं एक और दूसरा ही मामला है, सिंपल है, पॉइंट समझिएगा। एक डिवोर्स डिक्री है, ध्यान से सुनिएगा आराम से, मैं आपको को पिछले बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूशन को जितना आराम से डाइजेस्ट कर करके पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, फिर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। डिवोर्स डिक्री, डिवोर्स डिक्री में कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया, देखिए डिक्री है तो कोर्ट की तरफ से आएगा, तो डिवोर्स की डिक्री में जज ने, कोर्ट ने लिखा, डायरेक्शन दिया हस्बैंड को कि हस्बैंड हैंड ओवर करेगा अ फ्लैट इन नोएडा। ठीक है जी, डिवोर्स की डिक्री है, डिवोर्स की डिक्री में बड़ी कॉमन सी बात कर रहे हैं, कोई तामझाम नहीं कर रहे हैं हम लोग। हस्बैंड को ये डायरेक्शन दिया कोर्ट ने कि नोएडा में उसका एक फ्लैट है और ये फ्लैट किसको देगा, वाइफ को देगा। ठीक है, और ये सारा कहानी कहां हो रहा है, दिल्ली की फैमिली कोर्ट में। नाउ अब देखिए दिल्ली की फैमिली कोर्ट से, अब ये मामला देखिए डिक्री में लिखा हुआ है, डिवोर्स की डिक्री में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर होगा, हस्बैंड हैंड ओवर करेगा। अब दिल्ली की जो फैमिली कोर्ट है उसने जो क्या किया, डिक्री का ट्रांसफर किया, करेगा कि नहीं करेगा, डिक्री का ट्रांसफर किया, किसको करेगा, टू सिविल जज। सिविल जज किसको, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, यानी ऑब्वियसली नोएडा, यानी मैं लिख देता हूं पूरा ही, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को भेज दिया। अच्छा आप लोग बता सकते हैं यहां पर थोड़ा सा आराम से, ये किस ग्राउंड के आधार पर, यानी 39 का कौन सा क्लॉज लगा सब सेक्शन 1 का, जिसमें ये डिवोर्स की डिक्री ट्रांसफर की गई दिल्ली से नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, बता सकते हैं एनीबॉडी? सर सी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 39(1) क्लॉज नंबर सी, बहुत बढ़िया। अब देखिए डिक्री का ट्रांसफर हो गया, डिक्री कहां पहुंच गई, सिविल जज गौतम बुद्ध नगर के पास, यानी गौतम बुद्ध नगर के सिविल जज के पास। नाउ इसमें जो हस्बैंड है, हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन ले लिया, हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन लिया कि जो फैमिली कोर्ट है, अब देखिए कौन ऑब्जेक्शन लेगा, हस्बैंड नहीं ले रहा, हस्बैंड का वकील ले रहा है, तो इसीलिए बोलता हूं वकालत में ये सब चीजें सीखनी है। जो फैमिली कोर्ट है एंड जो सिविल कोर्ट है, ये दोनों डिफरेंट है, यस और नो? यस सर। फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट आर डिफरेंट स्ट्रीम्स। अब बताइए जब फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट हैं, तो फैमिली कोर्ट की तरफ से एक डिक्री का ट्रांसफर किया जाना सिविल जज को, सिविल कोर्ट को, गौतम बुद्ध नगर के कोर्ट को, क्या ये सही है या गलत है, बस इतना बताना है, बताइए। गलत समझ है में आ सर, रहा है क्वेश्चन? गलत है सर, गलत है मतलब? क्योंकि सर जो फैमिली कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं सर, वो सेशन की वो रखते हैं। तो और प्रैक्टिकल में बात करिए मैडम, अगर आप ही का क्लाइंट है और मान लीजिए आप ही हैं, आप हैं गौतम बुद्ध नगर में प्रैक्टिस करते हैं, आप एडवोकेट की तरफ से हैं, सॉरी एडवोकेट कह रहा हूँ, हस्बैंड की तरफ से आप हैं, तो आप क्या करेंगे, हस्बैंड को दिलवाएंगे फ्लैट कि नहीं दिलवाएंगे? कहेंगे गलत है? सर सिविल कोर्ट तो कौन सी हो सकती है, अब यहाँ तो सिविल कोर्ट क्लियर भी नहीं है ना सर, कौन सी है। सिविल कोर्ट वो सिविल कोर्ट जो वो सिविल जज जिसके जुरिस्डिक्शन में वो फ्लैट आता है, सिंपल है, जिसके थाने के जुरिस्डिक्शन में फ्लैट गिर रहा है, जो भी फ्लैट जहां पर भी आ रहा हो, उससे क्या लेना देना है, आपका जो भी कोर्ट लगता है उसी के जुरिस्डिक्शन में। मान लीजिए कि आपका अम्बाला पड़ता है, तो अम्बाला के जुरिस्डिक्शन में जो फ्लैट आता है वो है, मान लीजिए मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, या मान लीजिए हरियाणा में कोई जगह है, सिरसा है, पानीपत है, गुड़गांव है, कहीं भी है, तो वहां का जो सिविल जज है वहीं पर फ्लैट आता है, गुरुग्राम ले लेते हैं, बताइए। सबके लिए क्वेश्चन है, नॉट फॉर मैडम, सबके लिए। सर आई आई थिंक सर कि एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सर फैमिली कोर्ट ने उसका वैल्यूएशन या फिर उसका जो मतलब पोजीशन या टाइटल है वो नहीं डिसाइड करा है उसने, तो इसलिए ना दिया है कि वो रिकवरी के तौर पे या फिर उसको डैमेजेस के तौर पे दिया है ना उसे वो फ्लैट। हम्म,
सर तो जो फैमिली कोर्ट ये होती है चीज ना ये सर, चीज का तो राइट है ही ना कि अगर मेंटेनेंस देना है या वो चीज देना है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। सर मेरे हिसाब से जो फैमिली कोर्ट होती है ना सर, वो हम्म, डिस्ट्रिक्ट और सर उसमें जो जजेस बैठते हैं सर, उनकी जो पावर होती है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बराबर की होती है, क्योंकि हम ठीक है, उनको प्रिंसिपल जज बोलते हैं या बिल्कुल सही, एडिशनल हम्म। प्रिंसिपल जज बोलते हैं। तो ठीक है, उनका जो लेवल है सर वो तो सिविल कोर्ट से बहुत ऊपर होता है। तो बिल्कुल। यहाँ पर तो ये जो सिविल कोर्ट हो गई ये तो उनके वो जो आपने बताया था लोअर वाली कोर्ट हो गई, तो हम्म, लोअर वाली कोर्ट को तो वो डिग्री कर दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम दे सकते हैं तो अपने बराबर वाली कोर्ट को भेज सकते हैं कि हम्म, डिग्री की एग्जीक्यूशन करो। तो ये हम्म। तो कोर्ट ही लोअर है सर। तो आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज जाएगा एग्जीक्यूशन करने के लिए? चलिए मान एग्जैक्ट लीजिए कि हरियाणा की कोर्ट ने पास किया, या सॉरी दिल्ली की कोर्ट ने पास किया, तो क्या गौतम बुद्ध नगर नोएडा का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो जाएगा? डू यू थिंक दैट? कोई कोई भी, किसी से भी, सबसे और पूछ रहा हूँ। उन्हीं के पास केस जाना चाहिए था, सिविल तो कोर्ट के जाके पास नहीं। फायदा क्या है? मतलब वो एग्जीक्यूशन कराएंगे क्या? सर एग्जीक्यूशन तो हमेशा सिविल कोर्ट से ही ना होती है सर। बताइए, सबसे क्योंकि सवाल। क्योंकि सर उसका इसका जो जवाब एक मैंने ये दिया हुआ है, इसलिए मैं एकदम चौड़े होके पूछ रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वही तो करेगी ना उसका एग्जीक्यूशन, जो उसका ये सिविल में एक डिपार्टमेंट होता है ना सिविल एग्जीक्यूशन के लिए। तो सर सबऑर्डिनेट कोर्ट तो नहीं कर सकती ना फिर। बताइए, इसका मैम जवाब मैंने ऑर्डर दिया तो हुआ है। ऑर्डर या जजमेंट है उसका कंप्लाई तो करवा ही सकती है ना अपने सबऑर्डिनेट से, क्या ही दिक्कत है। नहीं करवा सकते सर, अभी तो सर ने बताया था क्या? भाई ये मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, जब ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो वो उसका वो कैसे करवाएगा। किस पॉइंट मैम पे? वो ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के सर ने कहा था कि अगर उससे कम पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उसकी तब वो नहीं कर सकता है। हम्म, इसको सिर्फ इसको हराना मुश्किल है मैडम। सिर्फ सर जवाब प्यूनरी सही दे रहा है जुरिस्डिक्शन लड़का। थोड़ी ना हो सकती है। जो जो काम सेशन जज का है वो तो सेशन जज का ही है। अब सेशन जज जो है वो रेप केस में बेल दे सकता है तो मैजिस्ट्रेट थोड़ी ना दे देगा सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। जवाब सही दे रहा मैडम ये। चलिए ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें इसका जवाब मैंने दिया हुआ है, इसका भी मैंने जस्ट आप लोगों को जवाब दिया है। एक टर्म मैंने अभी जस्ट बताया था, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन? ये उसमें आ रहा है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, ये है पूरा टर्म, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, देखिए यहाँ लिखा है ना, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। इसलिए मैंने बोला एकदम टेंशन नहीं लेना है, एग्जीक्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन आप किसका किसका करा रहे हो। अभी देखिए डिक्री ऑफ डिवोर्स हमारे पास है, उसका एग्जीक्यूशन इसी में करवा तो रहे हैं। बताया था आपने कभी रिकवरी सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट मनी को का नहीं दे होगा, सकते। कभी किसी का होगा। हाँ जी बोलिए। मैंने कहा इसी में तो बताया था आपने कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाँ को नहीं दे सकते। तो बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए बहुत बढ़िया है, देखिए आपने बहुत, आप भी गलत नहीं है ना, ये लड़का गलत बोल रहा है क्या, इसका नाम भूल जाता हूँ, अभिनय, ये भी गलत नहीं बोल रहा है, आप भी गलत नहीं बोल रहे, दोनों सही अपने अपने जगह पर हैं। लेकिन आप लोग क्या है ना, दोनों को मिला नहीं देना है। अभी जैसे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट वाला जो एग्जाम्पल लिया, उसमें क्या सीन था, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का मामला था। यहाँ पर क्या सीन है, ये डिक्री ऑफ डिवोर्स है, यानी एक तरीके से आप कहिए डिक्री ऑफ डिवोर्स में क्या आया, मोस्टली क्या मिलता है, मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस में परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के मामले में कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड जो है वाइफ को एक फ्लैट जो है दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। और उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए सिविल जज नोएडा को यानी गौतम बुद्ध नगर को बता दिया, ट्रांसफर कर दिया 39(1)(c) के तहत। तो यहां पर कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना ही नहीं है, सिंपल करना क्या है, उस कोर्ट को सिविल जज जो नोएडा में बैठा है उनको क्या करना है, फ्लैट की चाबी उससे लेनी है, वाइफ के हाथ में देनी है, डॉक्यूमेंट में लिख देगा कि एग्जीक्यूटेड, जो आपने ऑर्डर दिया वहां से दिल्ली की कोर्ट ने, वो एग्जीक्यूशन हमने करा के दे दिया, बात खत्म। हम लोग एग्जीक्यूशन में क्यों फंसते हैं, अक्सर तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं डिक्री एक टर्म है, डिक्री अपने आप में वेग टर्म है। डिक्री का मतलब किस चीज़ की डिक्री भाई, आप यहाँ पर रिकवरी ऑफ मनी डिक्री ले सकते हैं, आप टाइटल सूट की डिक्री ले सकते हैं, आप अभी डिवोर्स की डिक्री लेके हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यहाँ डिक्री कितनी ही चीज़ों की डिक्री हो सकती है। तो हर डिक्री का जो एग्जीक्यूशन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा ना, और इन्होंने एग्जीक्यूशन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मूला दिए, उसी फॉर्मूला से हमें काम करना है। ओके,
एक और एग्जांपल देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सर इसको तो क्लियर कर दो अब। तो इसमें क्या दिक्कत है बताइए, अभी तो सही सर है, इसका इसने आंसर मतलब भी सही। सिविल सिविल कोर्ट ने को जो हस्बैंड आइए, उसको ले रहा था कि ये अलग अलग है, तो हस्बैंड का गलत था फिर वो। हस्बैंड गलत था, मतलब ये जो ऑब्जेक्शन है ये गलत था कि फैमिली कोर्ट और सिविल, देखिए फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बिल्कुल सही बात है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, इसमें आप सही हैं, मैं भी सही हूँ, दोनों सही हैं। फैमिली कोर्ट का काम सिर्फ फैमिली के मैटर को देखना है, सिविल कोर्ट का काम एग्जीक्यूशन को, टाइटल वाइटल जो जितने पार्टीशन फार्टीशन सब देखना है, रिकवरी विकवरी सब देखना है, ये बिल्कुल सही है हम दोनों। लेकिन सवाल यह है कि जब फैमिली कोर्ट ने कोई डिक्री पास करके दिया तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन सिर्फ करना है सिविल कोर्ट को, तो जो सिविल कोर्ट है वो एग्जीक्यूशन कर सकता है, और एग्जीक्यूशन करने के लिए उसे कुछ नहीं करना था, सिर्फ फैमिली कोर्ट के डिक्री को एग्जीक्यूट करना है। रहा सवाल जुरिस्डिक्शन का, तो जुरिस्डिक्शन बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि जहां पर ये प्रॉपर्टी थी नोएडा में उसी के सिविल जज को मिला है, तो जुरिस्डिक्शन का कोई झगड़ा है ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, बात करते हैं जो मतलब फैमिली और सिविल के सब्जेक्ट मैटर की, तो सब्जेक्ट मैटर से इसको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका एग्जीक्यूशन का ड्यूटी था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। आपके मन में कोई भी कैसा भी सवाल हुआ अभी पूछ डालिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पूछने से, सवाल पूछने के लिए फ्री, सबको कह रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है अभी खत्म कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। इसका मैं आपको इसका जवाब भी दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है ना वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में छिपा हुआ है। इस केस में जैसे ये मैं बता देता हूँ, इसका पूरा साइटेशन मैंने नहीं दिया ना, मैं दे देता हूँ, मैं तो भूल ही गया साइटेशन, लिख लीजिए साइटेशन केस का, ये केस है, केस का नाम है पूनम गुप्ता वर्सेज राहुल गुप्ता। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसाइडेड है 3 अप्रैल 2024। इस केस में सुप्रीम सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 39 जो है, सेक्शन 39 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ ये इस्तेमाल किया गया है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ये नहीं कहा है कि लेबल, ब्रांड नहीं बना दिया है, किसी कोर्ट को ब्रांड नहीं बना दिया कि ये कोर्ट है तो एग्जीक्यूशन वाला ही कोर्ट है, ऐसा कोई नहीं है। तो इन्होंने लिखा है इंग्लिश में कि सेक्शन 39 यूजेस द वर्ड्स कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नॉट लेबल। अगर लिखना है तो एक लाइन लिख लीजिए, सेक्शन 39 CPC uses the words court of competent jurisdiction not label, not label। ओके, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और सर एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, इसको सर या फिर हम लोग ये भी तो नहीं सकते हैं ना कि जैसे अगर वो फैमिली कोर्ट है तो वो तो डिसाइड करने के लिए और ऑर्डर देने के लिए कॉम्पिटेंट है ही किसी भी मैटर पे, और वो जो फ्लैट उनको अलॉट होना था तो मेंटेनेंस के लिए था ना, और मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर देने के लिए वो कॉम्पिटेंट है तो वो तो दे नहीं सकते हैं, तो एग्जीक्यूशन होनी नहीं है, उस पॉइंट तो से ये भी भी तो सही है। रीजनिंग ले ही सकते हैं। लीगल रीजनिंग भी है, वो भी रीजनिंग है, दोनों रीजनिंग से पकड़ सकते हैं। आइए, एक एडवोकेसी में कैसे पॉइंट घूम जाता है। अब डिक्री ऑफ डिवोर्स है, हस्बैंड का फ्लैट जा रहा है, तो क्या किया एडवोकेट ने, एप्लीकेशन लगा दी कि नहीं नहीं सिविल कोर्ट कैसे एग्जीक्यूट करेगा, उसका जुरिस्डिक्शन अलग है, उसका जुरिस्डिक्शन अलग है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भाई कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, यानी कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी, कॉम्पिटेंसी सक्षम है कि नहीं, यानी सिविल कोर्ट गौतम बुद्ध नगर का एक तुम्हारा फ्लैट लेके दे सकता है कि नहीं दे सकता है वाइफ को, बस इतना सक्षम है कि नहीं वो देखो। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है, यहाँ पर जुरिस्डिक्शन का मतलब ये नहीं कि वो केस की सुनवाई करेगा, सुनवाई तो करनी नहीं है, सुनवाई तो हम कर चुके, फैमिली कोर्ट ने सुनवाई कर लिया, हियरिंग कर लिया, डिसाइड कर दिया, डिक्री दे दिया, तुमको थोड़े सुनवाई करना है, तुम्हें सुनवाई नहीं करनी है, तुम्हें तो बस लागू करना है, लागू करने के लिए तुम हो। इसीलिए इसके जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया ना, उसमें कहीं कोई डाउट हो तो मैं आराम से बता रहा हूँ कौन कौन से वो कोर्ट हैं जो डिक्री का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर से पढ़ना है, ठीक है। नाउ एक और मामला लाते हैं, देखिए अब चलते हैं जरा साउथ इंडिया, बहुत नॉर्थ इंडिया में घूम लिए, वेस्ट इंडिया में भी घूम लिए, अब चलते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हम दो जगह चलते हैं, बेंगलुरु
एक और एग्जांपल देता हूँ, इतने एग्जांपल दूंगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं आप लोगों को दिक्कत होगा। दूसरा है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, यस। सो दो जगह हो गए हमारे पास, एक बेंगलुरु और एक कोयम्बटूर। ओरिजिनल जो कोर्ट है वो है हमारा बेंगलोर का ओरिजिनल कोर्ट। इसने जो डिक्री ट्रांसफर करी वो कोयम्बटूर के कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर करी। नाउ बाय स्टेटिंग दैट, ट्रांसफर क्यों किया गया, ट्रांसफर करने का कारण यह बताया गया कि हायर बीडर टर्न आउट, मैं एकदम जो टेक्निकल टर्म है, सिंपल टर्म है, सब लिख दे रहा हूं, हायर बीडर टर्न आउट एंड ऑक्शन मार्केट, ट्रक ऑक्शन मार्केट, ठीक। नाउ सी, हायर बीडर टर्न आउट एंड ट्रक ऑक्शन मार्केट, मतलब समझिए, बेंगलुरु में ओरिजिनल कोर्ट है जिसने डिक्री पास किया, डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया गया होगा। अब उसमें जो भी डिक्री, यहां पर ये क्लियर नहीं है तो हमें थोड़ा मान के चलना पड़ेगा, जो भी यहां पर सामान रहा होगा, वॉट एवर द प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवल, उसकी बिडिंग की गई, और जब बिडिंग की गई तो बिडिंग की जो वैल्यू निकल के आती है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू आती है, और वो कहते हैं कि जो अमाउंट आता है ऑक्शन वाला जो मार्केट था वो कहाँ था, कोयम्बटूर। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोयम्बटूर इज द प्लेस जहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन हो सकता था। ये सिर्फ रीजन बताया है, ठीक है, ये सिर्फ रीजन बता रहा है कि क्यों हो सकता है कोयम्बटूर में। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि बेंगलुरु जो है ओरिजिनल कोर्ट है, कोयम्बटूर को डिक्री ट्रांसफर की गई है, तो डिक्री ट्रांसफर करने का जो इसमें कारण मैं बता देता हूं, परेशान नहीं होना है, ये है इसमें क्लॉज नंबर डी, कहाँ गया क्लॉज नंबर डी, ठीक है, एनी अदर रीजन, मैं रिपीट कर रहा हूं, एनी अदर रीजन। एनी अदर रीजन मैं बता चुका कि इसमें कारण एक ही बताया गया, हायर बीडर, हायर बीडर, बीडर का मतलब जो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, सो हायर बीडर टर्न आउट एंड स्पेशलाइज ट्रक ऑक्शन मार्केट, तो जो भी बीडर रहा होगा वो कोयम्बटूर का होगा, दैट वाज द रीजन। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया। ऑब्जेक्शन इस बात से लिया गया कि जो ग्राउंड लिया गया है, जो कारण बताया गया डिक्री के ट्रांसफर करने का, दिस इज नॉट द वैलिड और जेन्युइन वन। जो रीजन लिखा गया ये भी क्लियर रीजन नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसाइड करके कहा कि जो कारण बताया गया था वो सही था और जो ग्राउंड है वो सही है। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि बेंगलुरु से डिक्री का जो ट्रांसफ़र किया गया कोयम्बटूर, जिस कारण की वजह से किया गया वो कारण भी सही है और वो ट्रांसफ़र भी सही है, और ये कारण फॉल करता है 39 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर डी। और इस केस का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, केनरा बैंक, CANARA, केनरा बैंक वर्सेस मेसर्स M/S स्मॉल वाला, मेसर्स एम्पल AMPLE, एम्पल लॉजिस्टिक्स, और ये 19 नवंबर 2024 का डिसाइडेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो लोग एडवोकेसी के पर्पज से जानना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर ये प्रैक्टिस में पूछ दे तो भी चलेगा, आप ऐसे समझिए। जब भी हम एग्जीक्यूशन के लिए ऐसे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, क्या करना है, एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन मूव करना है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कहाँ लगेगा, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन एनीबॉडी, पहली एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कहाँ लगती है, जल्दी से। इस कोर्ट ने डिक्री पास की हो। बहुत बढ़िया, ओरिजिनल कोर्ट में सर। हाँ, डिक्री कोर्ट हम लोग उसको शॉर्ट में कह सकते हैं, डिक्री कोर्ट, जिसने डिक्री पास करी, बहुत बढ़िया। दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन 39 वाला मामला देखेंगे। सेक्शन 39 में एफिडेविट लगेगा, और एफिडेविट लगने के साथ साथ क्या लगेगा, जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी का डिटेल,
जब तक वो प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं रहेगा तो ट्रांसफर क्यों करेगा भाई? जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी वहां है नहीं, इसलिए तो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एफिडेविट लगा के देंगे कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी जो डिक्री कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। प्रॉपर्टी डिटेल दे दिया जजमेंट डेटर का। अगर कोई ज़मीन का मामला है तो लैंड डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और कोई अगर स्पेशल रीजन है तो वो रीजन भी हम लिख देंगे। ओके, अब इतना सारा लगा करके हम किसको दे रहे हैं? डिक्री कोर्ट को। डिक्री कोर्ट सारी चीज़ों को कंसीडर करेगा, और सर कंसीडर एक करने चीज के बाद, पूछनी थी। जी पूछिए। इसके बाद एक सेकंड, इशू करेगा नोटिस। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। जजमेंट डेटर को नोटिस जारी करेगा, ठीक है। ये सी नंबर क्लॉज को छोड़ करके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन 39(1)(c दिखा देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये इसको छोड़ करके बाकी सारे मामलों में, सो एक्सेप्ट इन क्लॉज सी, जहां पर वेयर इट इज एक्स पार्टी, जो मैडम ने कहा था उनका भी जवाब दे दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। सो ओरिजिनल कोर्ट जारी करेगा नोटिस, किसको? जजमेंट डेटर को। एक मामले में नहीं करना होता है नोटिस जारी, वो है क्लॉज नंबर सी। नोट कर लीजिए 39 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी। कब? वेयर इट इज एक्स पार्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेयर इट इज एक्स पार्टी, यानी एक्स पार्टी अगर मामले की सुनवाई हुई है, मामला 39(1)(c से जुड़ा हुआ है, तो उसमें नहीं करना है। क्योंकि एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि भाई जो जजमेंट डेटर आज की तारीख में बना हुआ है, उसको केस के बारे में सब कुछ पता था, उसको सम्मन सर्व हुआ था, फिर भी वो जानबूझ के कोर्ट में अपीयर नहीं करता है। देखिए, आपको सम्मन भेजने का पर्पस ही यही है, यानी कि जो भी डिफेंडेंट है या जो जजमेंट डेटर है, कि भाई आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में आके आप कहो। आपको जानकारी दी गई कि आपके खिलाफ केस है। और एक्स पार्टी ऐसे नहीं होता है, एक्स पार्टी के लिए सारे प्रोसेस होते हैं। एक्स पार्टी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? पेपर में पब्लिकेशन भी कराना पड़ता है, ऑर्डर 5 रूल 20 के अकॉर्डिंग, तो वो भी करना पड़ता है। तो जब सारे प्रोसेस कर ही लिए, उसके बाद भी तुम कोर्ट में नहीं आते हो, तो अब तुमको नोटिस देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए जो जगह पर नहीं बन रहा है वो है 39(1)(c। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, 39(1)(c, वो भी तब जबकि एक्स पार्टी मामला हो रखा है तब, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में सर क्या होगा? सर यदि जो यहां पर ये मामला अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया, यानी जो अलाउ हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की, डिक्री की, ये सब जाएगी। और कोर्ट का एप्लीकेशन, कोर्ट का ऑर्डर, और अपना डिक्री होल्डर का एप्लीकेशन, कोर्ट का ऑर्डर, ये सारा का सारा जाएगा किसके पास? जजमेंट डेटर के पास। जजमेंट डेटर के पास कह रहा हूँ, जजमेंट डेटर के जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जहां वो रहता है, उस कोर्ट के पास जाएगा, और वो कोर्ट अब क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। इन शॉर्ट प्रोसीड करेगा एज पर ऑर्डर 21। हाँ जी बताइए, कोई कुछ कह रहे थे, बताइए। सर ये जो आपने बोला कि ऑर्डर 5 रूल 20 में न्यूज़पेपर में भी देना पड़ता है एक्स हाँ पार्टी के बारे में, हाँ, तो सर मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो नहीं देखा तो आपके यहाँ जज साहब ऐसे ही कर दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो करते ही नहीं है। तो सर क्या इसके लिए क्या मतलब कि प्लेंटिफ को बोलना पड़ता है कि ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में नहीं, निकलवाना है? वो देखिए ये तो अच्छी बात है ना, नहीं करना पड़ रहा है तो इसमें क्या होता है? प्लेंटिफ का पैसा बचता है, क्योंकि अगर पेपर पब्लिकेशन कराएगा, पेपर नहीं में नहीं सर, पब्लिकेशन, वो हाँ, लोग जो कर रहे हैं, आप मुझे इसका तरीका बताओ कि अगर हमें करना हो तो कैसे कुछ करेंगे। नहीं है, सिंपल है। पेपर पब्लिकेशन के लिए क्या होता है, हमने सम्मन दिया, नहीं आ रहे हैं, 1 सम्मन 2 सम्मन 3 सम्मन, जी जितने जी। भी है नहीं दिया, तो अब आप जाके डायरेक्ट कहोगे कि जी जनाब अब नहीं आ रहे हैं सम्मन पर, तो जज खुद ही कहते हैं कि आप एक काम करो, आप इसमें ना एक ये कर दो, आप पेपर पब्लिकेशन करा दो। अगर वो नहीं कहते हैं तो आप कहो कि हाँ जी जनाब वो पेपर पब्लिकेशन का ऑर्डर कर दें, तो वो बता देंगे कि किस पेपर में करना। तो जहाँ जजमेंट सॉरी अपना डिफेंडेंट रहता है, जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में पेपर पब्लिकेशन होगा। मान लीजिए कि अगर वो हिंदी भाषी स्टेट में रहता है तो वहाँ का जो लोकल हिंदी पेपर है उसमें छपेगा। अगर वो किसी इंग्लिश भाषी स्टेट में रहता है या लोकल मान लीजिए तमिलनाडु का है तो तमिल वाले पेपर में छप जाएगा, और साथ के साथ इंग्लिश में भी छप सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑर्डर। हम लोग तो जो सर है, उसमें लिखवाते क्या है कि आपके ऊपर केस चल रहा है, आप कोर्ट में पेश होइए? हाँ वो जो सम्मन की कॉपी आपने देखी है ना, सम्मन की कॉपी, हाँ जी हाँ जी। सेम वही कॉपी छप जाती है।
बस उसमें ओके। लिखा रहता है कि आपको जिस तारीख से हम ये नोटिस छप रहा है पेपर में, उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर आके आपको अपनी बात रखनी है, अन्यथा जो उस बात की जो मामले की कार्रवाई है वो एक्स पार्टी हो जाएगी। वो पेपर में छपता रहता है मैडम, आप कोई भी न्यूज़पेपर निकाल के देखिएगा, जो पेपर में छपा हुआ मिल जाएगा ना, कोर्ट नोटिस। मैं अगर होगा तो मैं भी निकाल के सर दिखा देता वैसे तो हूँ। जस्पा की प्रोविजन भी है, हम्म। बस्ती की ऑप्शन भी होती है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं पहले पॉज करता हूँ, जस्ट सेकंड, मैं इसको पॉज कर, और ना कैसे पता कर। मैं दिखाता हूँ पहले, ये देखिए। सर सेम प्रॉब्लम वारंट में आती है सर। देखिए, ये देखिए आपके सामने है, ये कोर्ट नोटिस है, इसी को कोर्ट नोटिस बोलते हैं। इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट एट जमशेदपुर, देखिए मैट्रिमोनियल सूट नंबर, देखिए जो भी नाम लिखा है लिख दिया, देखिए टू सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो, सारा लिख दिया। यहाँ देखिए वेयर एज द एवम नेम्ड सो एंड सो इज योर वाइफ सो एंड सो अंडर सेक्शन, देखिए 10(2)(5) जो भी लिखना लिख दिया, डिवोर्स एक्ट सो एंड सो, बट इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एज वेल एज बाय नजारत यू हैव फेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टू आंसर द क्लेम ऑफ द तजारत क्या होता है सर? बताऊँ वो, और वही सेम चीज़ है, उर्दू में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। कोर्ट से जो आ रहा है ना, कोर्ट का, कोर्ट से गया वो, रजिस्टर्ड पोस्ट से गया वो, नजारत मतलब कोर्ट से। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन 19th सो एंड सो एट 7:30 AM, जो कि नहीं होता है, और ये गर्मी का दिन का है इसीलिए आ रहा है। पर्सनली टू आंसर द क्लेम ऑफ द पटिशनर सो एंड सो, फेलिंग ऑफ विच इन द केस टू बी हर्ड एंड डिसाइडेड इन योर एब्सेंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, देखिए यहाँ पर लिख दिया। ये है आपका नोटिस, इसको बोलते हैं पब्लिक नोटिस, सेम यही चीज़ रहती है। ठीक है, तो ये छप गया, इसको अलग सर अलग ये जैसे, हाँ, सर ये ग्रुप में डाल देना प्लीज। मैं इसको कॉपी करूँगा तो ग्रुप में जाएगा, जगह तो मैं डाल दूंगा अभी तुरंत। ठीक है, तो अब मामला ये हो जाता है ना कि अगर आपने, अगर इसमें छपवा करवा दिया, तो जजेज सेफ साइड से खेलना चाहते हैं, ताकि भाई हमने अपने तरफ से करवा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ आ गई। देखिए चला गया होगा आप लोग के ग्रुप में, चला गया तो बोलिए आ यस। गया सर, थैंक यू। हम्म। ओके। सर अब वो भी बता दो, दूसरा क्या भी। बता दें, इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, वो इससे बाहर की चीज़ है, मैं पहले इसको स्टॉप करता हूँ उसके बाद